पिछले लेक्चर में हमने कई तरह की फोर्सेस को अंडरस्टैंड किया which are causing the body to move. So another kind of force we are studying, this force is called electric force, which is very much concerned to this particular chapter. So electric force को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं. एक कॉम्ब लेते हैं और उसको अपने हेयर के रब करते हैं. हेयर के रब करने के बाद एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं. उस कॉम्ब को उस पीस ऑफ पेपर के पास लाता हूं मैं. What will happen? It will move towards the comb, or another words we can say it is attracting towards the comb. So मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि whenever the body moves, the reason behind that movement is some kind of force. In this case, this force is the electric force. You might be thinking that this force is not a very strong force क्योंकि it will only be able to hold this very small piece of paper. लेकिन जब इस पीस ऑफ पेपर कॉम को मैं थोड़ा सा शेक करता हूं तो इट विल फॉल ऑफ. बट यू आर रॉन्ग. दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. दिस इज 10⁻40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. 10⁻40 इज वेरी बिग वैल्यू, सो इट मींस इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये 10⁻40 कैसे आया? जब हम कुछ डेरिवेशन ड्राइव कर लेंगे तब मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाऊंगा कैसे आया ये. बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमारी अर्थ है. अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं और आई एम होल्डिंग दिस लिटिल कॉम्ब एंड लिटिल पीस ऑफ पेपर. सो it will attract the small piece of paper. What are the other forces which are acting on this piece of paper and trying to pull it down? The entire Earth's gravitational force is trying to pull it down. So it means this force is stronger than the gravitational force. अगर ये gravitational force से strong नहीं होती तो piece of paper जो है वो fall off हो जाता, जमीन पे गिर जाता. But this comb will able to hold this piece of paper. इसका मतलब है कि हमारी जो gravitational force से ये force जो है electric force is stronger. Now the question arrives, if this force is such a strong force, then why we can't experience this electric force जैसे हम gravitational force को अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं? इसका रीजन है इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक फोर्स को हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हेन द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. अदरवाइज वी कांट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स. जब तक मैंने अपने कॉम्ब को अपने हेयर पे रब नहीं किया था तो इट विल नॉट अट्रैक्टिंग द पीस ऑफ पेपर. जब मैंने उसको अपने हेयर का रब किया तो उससे वो चार्ज हो गया, इसलिए इट विल एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर. सो अब क्वेश्चन अराइव होता है कि हाउ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द बॉडी. हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से बना होता है. एटम के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. सो चार्ज जो है न्यूट्रॉन के ऊपर जो है 0 होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स. लेकिन प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है. कुछ मैं एटम्स के बारे में आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी एटम में हों, it is always having the same charge, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, और having the same mass. मास और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर होगा that is always equal और exactly equal. हम कोई भी कंपोनेंट अगर 2 कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो कितने भी हम एफर्ट क्यों ना लगा लें, हम वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर सेम काइंड ऑफ कार्स. कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस जरूर होगा. बट लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ऐसा नहीं होता. दे आर एग्जैक्टली सेम. कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो, उसका चार्ज ऑलवेज सेम होगा और उसका मास ऑलवेज सेम होगा. और दूसरी मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जो मास जो प्रोटॉन्स और मास जो इलेक्ट्रॉन्स का है दोनों का डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम है. दोनों का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स है. ऐसा क्यों है? इसका रीजन है
क्योंकि अगर इन दोनों का चार्ज सेम नहीं होता, सेम नहीं होता और इक्वली ऑपोजिट नहीं होता, तो द एटम कैंट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है अगर दोनों का चार्ज जो है इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो इसलिए इन दोनों का चार्ज जो है ऑपोजिट और इक्वल है। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस केस में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाता है। तो एटम जो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स का चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हो गए, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इसलिए ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी तरह जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ जाता है और प्रोटॉन्स का नंबर कम हो जाता है, तो इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। सो इस तरह से हमारी बॉडी, जब भी कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है या गेन करती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। सो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। एंड हाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड and electric charge is developed only when an atom loses or gain electrons.